हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर केमिस्ट्री क्लास. In today's class, I'll be continuing chapter number 10 of your NCERT book titled as Haloalkenes and Haloarenes. So बच्चों, in this chapter, in the previous lecture, I had completed the nucleophilic substitution reaction which was a chemical reaction of haloalkene. So अभी हमें दो और रिएक्शंस पढ़नी है, केमिकल रिएक्शंस हेलोएल्कीन्स की. उसके बाद हम शुरू करेंगे बच्चों केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलोएरीन्स एंड देन वील एंड दिस चैप्टर. सो केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलोएल्कीन्स. तो इसके अंदर बेसिकली अब दो रिएक्शंस हमारी रह गई हैं जो कि हमने पढ़नी है. और बच्चों ध्यान रखो कि ये सारी रिएक्शंस डायरेक्टली आपके एग्ज़ाम में आती हैं और कभी कभी इस पर कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन के भी आता है. जैसे कि अभी जो मैं आपको दो रिएक्शंस इसकी बची हुई करवाने वाला हूँ, वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि कैसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी आता है इसमें से. ठीक है, सो बी अटेंटिव थ्रू आउट द लेक्चर, क्योंकि ये दोनों ही रिएक्शंस हैं तो बहुत ही सिंपल बट दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. पहली है बच्चों आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन. तो जैसा कि आपको नाम से क्लियर हो रहा होगा कि इस रिएक्शन के अंदर हमारे हेलोएल्केन में से कुछ ना कुछ एलिमिनेट हो रहा होगा, कुछ ना कुछ रिमूव हो रहा होगा. सो बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर बेसिकली दो चीज़ें रिमूव होती हैं. वो है आपका पहला बीटा हाइड्रोजन और दूसरा है बच्चों आपका बीटा हाइड्रोजन और दूसरा है आपका हेलोजन. ठीक है, सो एलिमिनेशन रिएक्शन के अंदर क्या होने वाला है कि आपके हेलोएल्केन में से एक बीटा हाइड्रोजन और एक हेलोजन रिमूव होता है और यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑब्टेन होता है दैट इज़ एन एल्कीन. तो ये इंपॉर्टेंट बातें इस रिएक्शन के बारे में. पहली बात है कि देयर इज एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन. अब ये क्या होता है आई टेल यू जस्ट नाउ, वेट अ सेकेंड. ये पहले पॉइंट लिख लो, देयर इज एलिमिनेशन ऑफ बीटा हाइड्रोजन एंड हेलोजन. पहला पॉइंट है. दूसरा पॉइंट है इसके अंदर कि एन एल्कीन इज फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट. एन एल्कीन इज, और यू में से एल्कीन इज फॉर्म्ड, क्योंकि एन मीन्स वन. ऐसा नहीं होता, कई बार दो से ऊपर भी आपके पास एल्कीन फॉर्म हो जाती हैं. सो एल्कीन्स आर फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट्स. ठीक है, रिएक्शन में पहले ये दो बातें रिमूव होंगी, फिर आपके पास एक एल्कीन बनेगी और ये सब कुछ होता है बच्चों एक रिएजेंट के प्रेजेंस में, दैट इज इट अकर्स ऑन हीटिंग एन हेलोएल्कीन with alcoholic solution of potassium hydroxide. So on heating haloalkene, मैंने जगह छोड़ी है, I'll write something afterwards, with alcoholic potassium hydroxides. सो बच्चों ये तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि आपको अभी स्टार्टिंग में समझने हैं. तो इसके अंदर बच्चों बेसिकली क्या है कि रिएक्शन कैसे टेक प्लेस होगी, क्या प्रोसीजर होगा. प्रोसीजर होगा कि यहाँ पर आपका एक बीटा हाइड्रोजन और एक हेलोजन रिमूव होगा. सो हेलोजन को आप अच्छे जानते हो कि हेलोजन क्या चीज़ होती है, बट यू आर नॉट अवेयर विद द टर्म बीटा हाइड्रोजन. सो बच्चों बीटा हाइड्रोजन एक ऐसा हाइड्रोजन होता है जो कि, लेट मी शो यू विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल, कि लेट मी कंसिडर कि मेरे पास एक हेलोएल्केन है, ये मैंने मान लिया. ठीक है, ऐसे यहाँ पर भी एचएस लगे हुए हैं. सो दिस इज योर हेलोएल्केन. तो रिएक्शन हेलोएल्केन की है. ठीक है, इसके अंदर रिमूव क्या क्या होना है. इसके अंदर बच्चों रिमूव होना है एक तो हेलोजन. तो हेलोजन कहाँ पर है, ये Cl. एक तो ये रिमूव होगा. इसके अलावा रिमूव होगा बच्चों बीटा हाइड्रोजन. तो अब समझो बीटा हाइड्रोजन क्या होता है. बीटा हाइड्रोजन
is the hydrogen attached to this carbon। ठीक है बच्चों, ये जो कार्बन, जिस कार्बन के साथ आपका हेलोजन एटम अटैच होता है, इसको आप बच्चों बोलते हो अल्फा कार्बन। ठीक है, द कार्बन विच इज डायरेक्टली बॉन्डेड विद द हेलोजन इज नोन एज अल्फा कार्बन, एंड द कार्बन नेक्स्ट टू अल्फा कार्बन इज नोन एज बीटा कार्बन। इज दिस क्लियर टू यू? ठीक है, द कार्बन नेक्स्ट टू अल्फा कार्बन इज नोन एज बीटा कार्बन, एंड द हाइड्रोजन्स डायरेक्टली बॉन्डेड विद बीटा कार्बन आर नोन एज बीटा हाइड्रोजन। अरे भाई, ये अगर आपका बीटा कार्बन है तो इससे लगे हुए ये आपके हाइड्रोजन एटम्स होंगे बीटा हाइड्रोजन, एज सिंपल एज दैट। सो आई होप दैट दिस टर्म बीटा हाइड्रोजन इज क्लियर टू यू। ठीक है ना बच्चों, बहुत ही सिंपल सा टर्म था। आई होप दिस इज क्लियर टू यू कि जिस कार्बन के साथ आपका हेलोजन होगा अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन जो भी होगा उसे आप बीटा कार्बन बोलते हो, और बीटा कार्बन के साथ लगा हुआ जो भी हाइड्रोजन होगा उसको आप बीटा हाइड्रोजन बच्चों बोल देते हो। सो ये भी एक बीटा हाइड्रोजन है, ये भी एक बीटा हाइड्रोजन है। तो इस प्रोसेस के अंदर बेसिकली होता क्या है कि आप इस हेलो एल्कीन को कैसे हेलो एल्कीन को जिसके अंदर बच्चों बीटा कार्बन हो, और डिस्पाइट ऑफ दैट आई इट हैज़ अ बीटा हाइड्रोजन एटम। ठीक है, तो ये ब्रैकेट था ऑन हीटिंग हेलो एल्कीन। कैसा हेलो एल्कीन? एक ऐसा हेलो एल्कीन जिसके पास बीटा हाइड्रोजन एटम होगा। ठीक है, विद पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तब आपके पास ये एलिमिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस होता है। ठीक है, और इस रिएक्शन के अंदर बच्चों क्या क्या रिमूव हो रहा है? तो एक तो रिमूव हो रहा है आपका हाइड्रोजन, एक रिमूव हो रहा है हेलोजन। तो बच्चों इस रिएक्शन को, एलिमिनेशन रिएक्शन को आप डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी नाम देते हो। तो कितना ब्यूटीफुल नाम है, बहुत लेंदी है बट इट्स वेरी वेरी करेक्ट नेम गिवन टू सच काइंड ऑफ अ रिएक्शन। डी माने होता है बच्चों रिमूवल। ठीक है, रिमूव किस किस को कर रहे हैं हम? एक तो कर रहे हैं हाइड्रोजन को, सो वहाँ से आ गया हाइड्रो, सो डी हाइड्रो। फिर कर रहे हैं हेलोजन को, तो वहाँ से आ गया हेलोजन। ठीक है, सो डी हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन इसको हम बोल देते हैं। ATIUN, जस्ट टू कंप्लीट दी सेंस, पहले उससे हेलोजन और हाइड्रो दोनों को हमने रिमूव किया तो आगे डी लगा दिया, डी हाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन भी इसको हम बच्चों बोलते हैं। सो आई होप दैट दिस रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन इज क्लियर टू यू। लेट मी एलैबोरेट कि ये किस तरह से आपको बच्चों एल्कीन देता है। ओके, आइए समझते हैं उस बात को भी। सो हमने क्या किया, मैं इसी को ले रहा हूँ, हमने इसको हीट किया विद एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास बच्चों ऑब्टेन हुआ एक एल्कीन। एल्कीन क्यों ऑब्टेन हुआ? देखो ध्यान से देखो, इस कार्बन ने अपना एक बॉन्ड लूज़ कर दिया, यानी कि इसके पास एक वैलेंसी ये भी खाली है। इस कार्बन ने अपना एक एटम लूज़ कर दिया तो इसके पास भी एक वैलेंसी खाली है। अब और कोई तो आ नहीं रहा रिएक्ट करने के लिए, अकेला रीएजेंट है। सो ये क्या करेंगे, आपस में ही दोनों बॉन्ड बना लेंगे। सो दिस कार्बन एंड दिस कार्बन विल हैव अ डबल बॉन्ड बिटवीन ईच अदर। ठीक है बच्चों, सो इस रिएक्शन में क्या होता है कि आपका अल्फा कार्बन और आपका बीटा कार्बन एक दूसरे के साथ डबल बॉन्ड बना लेते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि हमने एक Cl को और एक H को रिमूव कर दिया, देयरफॉर यू हैव अ एल्कीन विद यू। सो आई होप कि इस रिएक्शन के अंदर बच्चों अभी तक समझाई हुई सारी बातें आपको अच्छे से क्लियर होंगी। ये देखो, ये आपका बीटा कार्बन है, तो इसके साथ का हमने एक H तो रिमूव कर दिया, तो उसको आप नहीं लिखोगे। आगे आपका ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ जो हेलोजन था Cl, वो भी हमने रिमूव कर दिया। ठीक है, सो अब ये क्या करेंगे, ये दोनों वैलेंसीज को सेटिस्फाई करने के लिए दे विल फॉर्म अ डबल बॉन्ड। और बच्चों बताइए है क्या चीज़? इट इज़ एन एल्कीन, इट्स ब्यूटीन। ठीक है ना। सो आप देख रही हो, अगर आपसे कभी कहा जाए कि आपने बच्चों कोई भी एल्कीन प्रिपेयर करनी है विद द करस्पॉन्डिंग हेलो एल्कीन,
तो आप उससे कहोगे कि हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डीहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब कंसेप्चुअल क्वेश्चन किस तरह से आते हैं, दैट आई एम एक्सप्लेनिंग टू यू। ये तो सिंपल बातें होगी इस रिएक्शन के बारे में, बट इस पे से कंसेप्चुअल क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो आपसे पूछ ले कि हाउ कैन यू प्रिपेयर पेंटीन फ्रॉम क्लोरोपेंटीन। सो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? बाय द डीहाइड्रोहैलोजिनेशन और एलिमिनेशन रिएक्शन वी कैन प्रिपेयर दिस। ठीक है, सो ये तो हो गई अभी तक की एक हमारी बातों पर क्वेश्चन। अब इसके अलावा बच्चों ध्यान से देखो, मैंने कहा कि यहाँ पर क्या होगा कि आपका बीटा कार्बन का हाइड्रोजन यानी कि बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा। यानी कि जितने हमारे पास बीटा कार्बन होंगे उतने ही हमारे पास रास्ते होंगे कि वहाँ से आप हाइड्रोजन को रिमूव कर सकते हो। और बच्चों बीटा कार्बन होता क्या है? बीटा कार्बन एक ऐसा कार्बन है दैट इज़ डायरेक्टली बॉन्डेड टू अ अल्फा कार्बन। सो मैं आपके सामने अगर एक और हेलो एल्केन रखता हूँ, सो वहाँ पर देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ सामने आएगी। हैव अ लुक ऑन दैट एज वेल। मैं इस बार भी जो केस ले रहा हूँ बच्चों, इसी सेम हेलो एल्केन का ले रहा हूँ। और लेट मी टेक अनदर एग्जाम्पल ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। मैं एक दूसरा एग्जाम्पल एक आपको समझाता हूँ यही बात कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक चेन है कार्बन की। मैंने मान लिया मेरे पास 5 कार्बन है इस बार। आई हैव अ हेलो पेंटीन विद मी। सो यहाँ पर बच्चों क्या होगा कि आपके पास इस बार हम ये मान के चल रहे हैं कि अल्फा कार्बन ये वाला है, यानी कि इसके साथ हमने क्या किया, आपने हेलोजन को अटैच किया है। बाकी सब आपके पास वैसे ही है, बाकी सब जगह हाइड्रोजन ही लगा हुआ है। सो मुझे देख के बताओ बच्चों इस हेलो एल्केन के अंदर कितने बीटा कार्बन है? बीटा कार्बन कितने हैं? सो आप कहोगे सर जिस कार्बन से मेरा क्लोरीन लगा हुआ है वो तो मेरा अल्फा कार्बन हो गया, और अल्फा कार्बन से डायरेक्टली बॉन्डेड कार्बन्स ही मेरे बीटा कार्बन होते हैं। बिल्कुल सही। तो यहाँ पर बच्चों बताओ कितने बीटा कार्बन्स हैं? तो यहाँ पर 2 बीटा कार्बन है। एक बीटा कार्बन ये है और एक बीटा कार्बन बच्चों आपके पास ये है। सो कितने आपके पास बीटा हाइड्रोजन होंगे? तो वो भी आपके पास यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। यानी कि जब इस बार आप बच्चों इस हेलो एल्केन की रिएक्शन करवाओगे तो आपके पास 2 चांसेस होंगे, 2 प्रोबेबिलिटीज़ होंगी कि एक तो पॉसिबिलिटी ये है कि ये वाला बीटा कार्बन अपने हाइड्रोजन को रिमूव कर दे। अगली पॉसिबिलिटी क्या है कि ये वाला बीटा कार्बन अपने हाइड्रोजन को रिमूव कर दे। सो आइए बच्चों देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या प्रोडक्ट्स ऑब्टेन होने वाले हैं। सो प्रोडक्ट्स बेसिकली 2 होंगे। एक बार जब आपके पास इस कार्बन ने अपने हाइड्रोजन को लूज़ किया होगा, सो आइए देखते हैं उस समय कैसा हमारे पास एल्कीन ऑब्टेन होगी। सो ये कार्बन एज इट इज़, फिर ये वाला कार्बन, फिर ये वाला कार्बन। अब हमने कहा भाई इस कार्बन ने अपने हाइड्रोजन को रिमूव किया है, सो यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में, और ये वाला कार्बन एज इट इज़ रहेगा। सो दिस इज़ योर 1 एल्कीन। सेटिस्फाई कर लो इसके एचेस को। एक एच यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर एक एच। दिस इज़ वॉट यू आर गोइंग टू ऑब्टेन। ये आपके पास एक प्रोडक्ट मिला है, ठीक है, जहाँ पर डबल बॉन्ड किस कार्बन के बीच में है, एक इस वाले और एक इस वाले कार्बन के बीच में। ऐसा हुआ क्यों? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस बार इस वाले बीटा कार्बन ने अपने एच को लूज़ किया और इस वाले अल्फा कार्बन ने अपने हेलोजन को लूज़ किया। अब एक और पॉसिबिलिटी हमारे पास बच्चों ये आती है कि क्या पता कि ये वाला बीटा कार्बन अपने बीटा हाइड्रोजन को रिमूव कर दे, लूज़ कर दे। सो आपके पास एक अलग तरह की एल्कीन फॉर्म होगी। सो देखते हैं किस तरह की एल्कीन होगी। तो बच्चों वो इस तरह की एल्कीन होगी। सेटिस्फाई कर लो इसकी वैलेंसीज को। सो दिस इज दी अदर प्रोडक्ट दैट कैन बी ऑब्टेन्ड। सो बच्चों आप देख रहे हो आपके पास 2 अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑब्टेन हो रहे हैं और ये परफेक्टली राइट है, ऐसा होना भी चाहिए था, क्योंकि
हमें नहीं पता कि भाई कौन सा कार्बन किस समय पर अपना हाइड्रोजन लूज़ कर दे, ठीक है। और जब आपका एक हाइड्रोजन और एक हेलोजन रिमूव होता है तभी आपकी एलिमिनेशन रिएक्शन टेक प्लेस होती है। तो अब सवाल ये होता है कि जब रिएक्शन हो रही है तो कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा फेवरेबल है। हम ये तो मान रहे हैं कि दोनों फॉर्म होंगे, बट कौन सा ज़्यादा टेंडेंसी के साथ, कौन सा ज़्यादा मैग्नीट्यूड में फॉर्म होगा, ठीक है बच्चों। सो ये हमारी परेशानी 1875 में एक रशियन केमिस्ट थे बच्चों, अलेक्जेंडर ज़ेटसेव, उन्होंने हटा दी थी, सॉल्व कर दी थी। और उन्होंने एक हमें रूल दिया था कि जब भी आपके पास डीहाइड्रोहेलोजिनेशन हो, सो द प्रेफर्ड प्रोडक्ट is that alkene which has greater number of alkyl groups attached to it, attached to the doubly bonded carbon atoms. सो बच्चों आई होप कि आपको ये जो रूल दिया गया था वो आपको समझ में आ गया है। एल्काइल ग्रुप्स का मतलब होता है बेसिकली मिथाइल ग्रुप, इथाइल ग्रुप्स, ठीक है। सो हम ये देखते हैं कि जो हमारे पास ये कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड है, इसके साथ जिस प्रोडक्ट के अंदर ज़्यादा इस तरह के ग्रुप्स होंगे, मिथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, ठीक है, वो ज़्यादा फेवरेबल होगा। सो आइए देखते हैं इसमें से कौन सा ज़्यादा फेवरेबल है। सो बच्चों आपको दिख रहा है कि यहाँ पर जो ग्रुप है सी डबल बॉन्ड सी, वो ये वाला है। सो यहाँ पर देखो कितने आपके पास मिथाइल ग्रुप्स ऑब्टेन हो रहे हैं, कितने एल्काइल ग्रुप्स हो रहे हैं। सो इस कार्बन के साथ एक लगा है मिथाइल ग्रुप, CH3 ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पर, ये ध्यान से देखो, इट इज़ अ मिथाइल ग्रुप। और इस कार्बन के साथ जो डबल बॉन्डेड कार्बन ही है उसके साथ यहाँ पर लगा है बच्चों C2H5 ग्रुप, जिसको आप इथाइल ग्रुप बोलते हो। सो यहाँ पर लगे हैं ऐसे दो ग्रुप्स, इस वाले प्रोडक्ट के साथ लगे हैं आपके दो एल्काइल ग्रुप्स, ठीक है, इसको दो नाम दे दो। अगर हम इस वाले के पास आएँ तो आप देखोगे कि भाई इस कार्बन के साथ एक भी एल्काइल ग्रुप नहीं है, नो एल्काइल ग्रुप, ज़ीरो। और यहाँ पर एक ही होगा इस कार्बन के साथ, भाई मैक्सिमम एक ही तो हो सकता है। सो फेवरेबल कंपाउंड कौन सा हुआ आपका, फेवरेबल प्रोडक्ट कौन सा हुआ। यहाँ पर सिर्फ एक ग्रुप एल्काइल, यहाँ पर दो एल्काइल ग्रुप्स हैं। और ये साइंटिस्ट साहब कह रहे हैं कि जहाँ पर ज़्यादा नंबर ऑफ एल्काइल ग्रुप्स होंगे वो ज़्यादा फेवरेबल होगा। यानी कि जब ये रिएक्शन टेक प्लेस होगी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन की, तो ये प्रोडक्ट ज़्यादा फेवरेबल होगा, ये ज़्यादा मात्रा में आपके सामने वहाँ पर बनेगा, ठीक है बच्चों। सो ये रिएक्शन था तो बहुत ही सिंपल, और इसमें इस सबसे बाहर कुछ और आएगा भी नहीं। बट यहाँ से बच्चों आपने स्टार्टिंग से ही समझते हुए चलना है कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस किस किस तरह की फॉर्म में आ सकते हैं, ठीक है। आपने स्टार्टिंग से ही बहुत अटेंटिव रहना है। फॉर एग्जाम्पल आपको मान लेते हैं ही गिव्स यू दिस रिएक्शन और आपसे पूछ ले भाई व्हाट इज़ दी फेवरेबल और प्रेफर्ड प्रोडक्ट। सो आपको पता होना चाहिए ये वाला रूल। गेटिंग माई पॉइंट, यू मस्ट नो कि बीटा कार्बन कौन सा है, बीटा हाइड्रोजन कौन सा है, अल्फ़ा कार्बन कौन सा है। ये जो टर्मिनोलॉजीज़ है अल्फ़ा बीटा की, ये आगे तक चलेगी, ओके। सो यू मस्ट कीप दिस टर्मिनोलॉजी इन योर माइंड। सो बच्चों प्लीज़ नोट इट डाउन, आई एम टर्निंग द पेज। सो बच्चों एलिमिनेशन रिएक्शन वॉज योर second reaction of haloalkane. Now we'll be studying the last type of reaction with haloalkane, which is reaction of haloalkane with metals. Reaction with metals. So it will be a very important reaction, क्योंकि यहाँ पर आपके पास एक बहुत ही important reagent मिलता है जिसको हम बहुत आगे तक इस क्लास 12 के केमिस्ट्री पार्ट 2 बुक के अंदर बहुत आगे तक इसको यूज़ करेंगे, इस रिएजेंट को। सो बी केयरफुल, बी अटेंटिव। सो बच्चों जब कभी भी आपका हेलोएल्केन एक मेटल के साथ रिएक्ट करता है, सो वो आपको एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड देता है। लेट मी शो यू हाउ। मतलब आपके पास एक हेलोएल्केन है, लेट मी से RX, ये रिएक्ट करेगा किसी भी मेटल के साथ और आपको देगा एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड।
यानी कि कुछ इस तरह का कंपाउंड RMX। ठीक है, इस तरह की रिएक्शन होती है। सो अब तो अलग अलग एम्स के लिए आपके पास यहाँ पर अलग अलग प्रोडक्ट्स आते रहेंगे, बट हमारे लिए जो इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है बच्चों वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक्चुअली एक ऐसा रिएजेंट है जिसके अंदर हम M के प्लेस पर बच्चों Mg यूज़ करते हैं। ठीक है, हमने अपने रिएजेंट के लिए इस M को स्पेसिफाई कर दिया। गेटिंग माई पॉइंट, R कैन बी एनीथिंग, X कैन बी एनीथिंग, बस हमने अपने M को स्पेसिफाई कर दिया। तो जो हमारे पास आकर के रिएजेंट आएगा वो आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बच्चों कहलाता है। और इसका नाम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ही क्यों है, उसके पीछे का लॉजिक है कि जिसने इसको डिस्कवर किया था हिज नेम वॉज विक्टर ग्रिग्नार्ड। सो दैट इज़ द रीज़न कि हम इसको उनकी ऑनर के लिए, इन हिज ऑनर वी कॉल दिस रिएजेंट एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, ये आपकी कई सारी रिएक्शंस करवाने में आपकी हेल्प करवाता है। ठीक है, ये बेसिकली है क्या, इट इज़ एल्काइल, M के प्लेस पर आ गया मैग्नीशियम और आगे आएगा बच्चों हैलाइड। ठीक है, आप देख रहे हो हमने मेटल को फिक्स कर दिया, हमने ना ही एल्केन को फिक्स किया, हमने जनरल नाम दिया है एल्काइल, ना ही हमने अपने हैलाइड को फिक्स किया, हमने एक जनरल नाम दिया है हैलाइड, बस अपने मेटल को फिक्स कर दिया यहाँ पर। ठीक है, यानी कि कोई भी RX अगर रिएक्ट करेगा Mg के साथ तो आपको मिलेगा बच्चों RMgX, जिसको आप बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोलते हो। और इसके लिए भी एक रिक्वायर्ड कंडीशन है जो कभी कभी एग्जाम में पूछी जाती है कि क्या प्रेजेंट होना चाहिए व्हेन वी रिएक्ट अ हेलो एल्केन विद मैग्नीशियम टू गेट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, सो दैट इज ड्राई ईथर। सो इट्स ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। और इसके बारे में जो इसकी और जो इम्पॉर्टेंट बातें हैं वो डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। अगली इसकी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो RMgX हमारे पास आता है, यानी कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारे पास ऑब्टेन होता है, इट इज़ एन हाईली रिएक्टिव कंपाउंड। उसके पीछे का रीज़न ये है कि ये जो कार्बन का मतलब है, देखो ये R, लेट मी स्पेसिफाई इट मोर एलैबोरेटली। देखो R क्या है, आपकी कोई भी अल्काइल चेन है। लेट मी कंसिडर द अल्काइल चेन एज CH3 CH2 CH3, मैंने प्रोपेन मान लिया। ठीक है, और CH2Cl यहाँ पर हमने मान लिया है। ठीक है, X के प्लेस पर हमने Cl रख दिया, दिस इज़ योर प्रोपेन। इसको हम रिएक्ट करवा रहे हैं मैग्नीशियम के साथ, तो आपके पास जो चीज़ आती है बच्चों ये होती है CH3 CH2 CH2 MgCl। ठीक है, सो ये बताओ कि जो आपका ये बच्चों Mg है ये किस से बॉन्डेड है, किस से डायरेक्टली बॉन्डेड है। सो ऑब्वियस सी बात है कि ये एक तो इस कार्बन से और इस मैग्नीशियम से डायरेक्टली बॉन्डेड होगा। ठीक है, ये बात तो आपको क्लियर होगी ना। अगर मैं इसका डायग्राम प्लॉट करूँ इसका, तो ये कैसे होगा, ये इस तरह से होगा। ओके, सो जो मैग्नीशियम का बॉन्ड है वो इस कार्बन के साथ है। सो व्हाट यू हैव इज the bond of magnesium with carbon and halogen. So I was talking about its high reactivity. So the reason behind high reactivity of Grignard reagent is the polarity, the high polarity of this C2Mg bond. यहाँ पर क्या करता है ना, जो कार्बन आपका this carbon to MgX, ये मैग्नीशियम आपका हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। ओके, सो ये कार्बन क्या करता है कि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ पुल कर रहा होता है, विच अकाउंट्स फॉर दिस हाई पोलैरिटी ऑफ दिस C2Mg बॉन्ड। सो उसकी वजह से यहाँ पर आता है पार्शियली नेगेटिव कैरेक्टर ऑन दिस कार्बन, यहाँ पर आता है बच्चों पार्शियली पॉजिटिव कैरेक्टर। एंड वी ऑल नो दैट हैलोजेंस आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो दे विल ऑल्सो शो पार्शियली नेगेटिव बिहेवियर। सो दिस इज एक्चुअली मोर प्रेसाइज वे ऑफ राइटिंग अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। सो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि बच्चों जो बॉन्ड है C2Mg बॉन्ड, इट इज़ हाईली पोलर विच अकाउंट्स फॉर देयर हाई रिएक्टिविटी। और बच्चों ये इतने ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं कि इनको स्टोर करते वक्त या फिर इनको कहीं पर रिएक्ट करवाते वक्त बिल्कुल छोटे से अमाउंट में भी अगर आपके पास मॉइस्चर आ गया
सो ये उस मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट कर लेते हैं. गेटिंग माई पॉइंट? यू कैन कंपेयर द रिएक्टिविटी ऑफ this Grignard reagent. Let me show you how it combines with moisture. Moisture means simply water. So आपके पास मैंने माना RMgX है, R2mgX है. ये रिएक्ट करता है बच्चों with slight traces of water. It's highly reactive and it gives you R2H plus MgOHX. So this is the chemical reaction that this reagent shows when it reacts with a small traces of water. तो आप बच्चों यहाँ से कंपेयर कर पा रहे होगे कितना ज़्यादा रिएक्टिव हमारे पास ये कंपाउंड होता है. इसीलिए हम कहते हैं कि while handling Grignard reagent, not even single or not even small amounts of moisture should be present around this mixture, around this reagent, because it is highly reactive and it reacts with moisture and breaks into an hydrocarbon and this byproduct. So ये तो बच्चों सारी बातें हो गई हमारे पास Grignard reagent के बारे में. एंड आई होप दिस इज़ कम्प्लीटली क्लियर टू यू, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इसकी केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इसको हम आगे आने वाले चैप्टर्स में भी कई बार यूज़ करेंगे. ओके, सो ये तो बात होगी बच्चों एक ओवर ब्रीफ बात जो आपने नया सीखा और इतना आपको आ गया. अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन की. तो एप्लीकेशन कुछ तो डायरेक्ट हैं, जैसे कि आपसे रिएक्शन पूछ लेते हैं, आपसे इसका बिहेवियर पूछ लेते हैं बॉन्ड का, और दे आस्क यू हाउ इट इज़ प्रिपेयर्ड. वो सब सिंपल क्वेश्चंस हैं. बट जो आपने डीप वाली बात समझनी है, ओके, कंसेप्चुअल बात समझनी है, वो ये है बच्चों कि मान लेते हैं आपसे कहा गया कि ऑब्टेन let me say pentane from bromopentane, और आपको बताना है क्या क्या रिएक्शंस होंगी, क्या क्या उसके स्टेप होंगे. तो यहाँ पर आती है बच्चों इसकी कंसेप्चुअल पार्ट कि आपने जो सीखा क्या आप उसको अप्लाई कर पा रहे हो इन क्वेश्चंस के अंदर. देखो ये क्वेश्चन जो है ये कम्प्लीटली इतनी नॉलेज से सॉल्व हो सकता है. आपने क्या करना है, पेंटेन को ऑब्टेन करवाना है, और आपको दे के रखा है सिर्फ और सिर्फ ब्रोमोपेंटेन दे रखा है कि आपके पास ब्रोमोपेंटेन है, आगे आप कुछ भी करो और मेरे को पेंटेन बना के दो. यानी कि आपने बेसिकली यहाँ से ब्रोमीन को रिमूव करना है और ब्रोमीन की जगह पर आपने एक हाइड्रोजन अटैच करवाना है. तो ऐसा करवाने के लिए बच्चों बेस्ट रिएक्शन है ये ऊपर वाली, कि आप पहले एक काम करो, आपके पास ब्रोमोपेंटेन है, यानी कि आपके पास ये है CH3 CH2 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 CH2Br, ये आपके पास है ब्रोमोपेंटेन. आप पहले इसकी रिएक्शन करवाओ मैग्नीशियम के साथ, ताकि मेरे पास एक ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन पाए, क्योंकि मेरे पास अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं है. सो आपके पास क्या ऑब्टेन होगा, यू विल ऑब्टेन अ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. और अगर आप बच्चों उस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को थोड़ा सा भी मॉइस्चर दोगे तो वो आपको पेंटेन दे देगा, आपने देखा भी ऊपर. सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन केमिस्ट्री. ओके, सो दिस इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. ये आपका, सॉरी पहले Mg आएगा फिर Br आएगा. दिस इज योर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट. अब आप क्या करोगे सेकेंड स्टेप में, इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को रिएक्ट करवाओगे वाटर के साथ. तो CH3 CH2 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 MgBr का रिएक्शन आप करवाओगे विद वाटर. तो आपको अच्छे से मालूम है कि क्या प्रोडक्ट आता है, कि ये सारा MgBr हट जाता है और आपके पास सिर्फ यहाँ पर RH मिलता है. दैट इज यू विल बी ऑब्टेनिंग CH3 CH2 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 CH3 प्लस MgOH Br. सो आप देखो जो आपको चाहिए था पेंटेन वो यहाँ पर आपके पास आ गया है. बस आपने एक नंबर ऑफ स्टेप्स फॉलो किया. स्टेप नंबर 1 था कन्वर्ट इनटू ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, स्टेप नंबर 2 था रिएक्ट विद मॉइस्चर. तो देख रहे हो, मतलब ये जो हमने रिएक्शन पढ़ी ये एक ऐसी रिएक्शन है जिससे आप हाइड्रोकार्बन को भी ऑब्टेन कर सकते हो. सो अगर आपको कहा जाए एग्जाम के अंदर ऑब्टेन पेंटेन फ्रॉम ब्रोमोपेंटेन, बेसिकली 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ये, तो आप बच्चे इसको ईजिली कर सकते हो. सो दिस वॉज वॉट आई वॉज सेइंग टू यू इन द बिगिनिंग ऑफ दिस लेक्चर, कि बच्चों रिएक्शंस बहुत ही सिंपल है, समय में भी आपको एकदम आ जाएंगी, बट इनका एप्लीकेशन ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि यही एग्ज़ाम के अंदर आता है और यही आपका अभी से बेस
स्ट्रॉन्ग करते हुए चलेगा। ओके, दैट इज़ द रीज़न कि मैं आपको स्पेसिफिकली समझा रहा हूँ उन बातों को। सो आई होप दैट दिस अबव रिएक्शन वॉज ऑल्सो क्लियर टू यू। और बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क लेना अपने नोट्स के अंदर। अब बच्चों बात करते हैं, एक और रिएक्शन है मेटल्स के साथ ही होती है हमारे हेलो एल्कीन्स की, दैट इज़ वर्ड्स रिएक्शन। और ये बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि यहाँ पर से कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं वर्ड्स रिएक्शन के अंदर। तो वर्ड्स रिएक्शन के अंदर बेसिकली होता क्या है कि आपके पास एक एल्काइल हैलाइड होता है, जब आप उसको सोडियम के साथ रिएक्ट करवाते हो कैप्ड इन ड्राई ईथर, सो आपके पास एक हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होता है। और हाइड्रोकार्बन भी ऐसा होता है कि वहाँ पर नंबर ऑफ कार्बन डबल होते हैं एज दैट ऑफ प्रेजेंट इन दिस हेलो एल्कीन। दोबारा सुन लो मेरी बात को, मैंने क्या कहा कि इस रिएक्शन के अंदर होता क्या है बच्चों, वर्ज रिएक्शन के अंदर, कि आप अपने एल्काइल हैलाइड को रिएक्ट करवाते हो विद सोडियम इन ड्राई ईथर, और ये आपको देता है एक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन की स्पेशल प्रॉपर्टी क्या है कि जो हाइड्रोकार्बन ऑब्टेन होगा उसके अंदर नंबर ऑफ कार्बन्स जो होंगे वो इसके जस्ट डबल होते हैं। ठीक है, अब यही जो इसकी प्रॉपर्टी है, यही बच्चों यहाँ से कंसेप्चुअल क्वेश्चन आपको देती है। देखो बताता हूँ कैसा कंसेप्चुअल क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है कि ऑब्टेन दिल से हेक्सेन फ्रॉम क्लोरोप्रोपेन। ओके, क्लोरोप्रोपेन, दिस इज योर क्वेश्चन। तो आप कैसे समझोगे कि आपने यहाँ पर कौन सी रिएक्शन लगानी है। आप देखो हेक्सेन के अंदर कितने नंबर ऑफ कार्बन होते हैं भाई, 6 नंबर ऑफ कार्बन होते हैं हेक्सेन के अंदर। और यहाँ पर जो आपके पास हाइड्रोकार्बन है प्रोपेन, इसके अंदर कितने कार्बन होते हैं बच्चों, 3 कार्बन होते हैं। तो आपसे वो डबल नंबर ऑफ कार्बन मांग रहा है। सो व्हेन इट इज आस्किंग यू फॉर डबल नंबर ऑफ कार्बन्स, तो आपको याद आएगी एकदम वर्ज रिएक्शन, क्योंकि वर्ज रिएक्शन के अंदर क्या होता है, प्रोडक्ट्स में आपको डबल नंबर ऑफ कार्बन ऑब्टेन हो जाते हैं। सो यहाँ पर बहुत ही सिंपल सी रिएक्शन है कि आप अपने क्लोरोपेंटेन को रिएक्ट करवाओ सोडियम के साथ, आपको अपना हेक्सेन मिल जाएगा। देखो मैं स्टार्टिंग में आपको बहुत टाइम दे के पढ़ा रहा हूँ, बिकॉज माई मेन मोटिव इज टू मेक यू अंडरस्टैंड थिंग्स, नॉट टू जस्ट रश आउट एंड फिनिश माई सिलेबस, बिकॉज दैट कैन बी डन वेरी सून। मैं चाहता तो ये जो मैं आपको बातें थी डीप में बता रहा हूँ, आई कैन जस्ट टेल यू व्हाट इज वर्ड रिएक्शन एंड लीव इट आउट, बट आई एम टेलिंग यू, सो you also need to be very much active and attentive towards your studies, because then only my efforts will bear fruits. So बच्चों आई होप कि आपको ये सारी रिएक्शन अच्छे से क्लियर हो गई हैं। इसी के साथ हम फिनिश करते हैं अपना रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्कीन्स। अब हमने शुरू करनी है रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स। सो इन टुडेज लेक्चर आई विल स्टार्ट इट आउट। मैं आपको कुछ बेसिक बातें स्पेशली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन के बारे में समझा देता हूँ आज, कि क्यों बड़ी मुश्किल के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है हेलो एरीन्स में, और ये क्वेश्चन आपके पास आपके एग्जाम में डायरेक्टली भी आता है। और बच्चों कल के लेक्चर में हम बाकी रिएक्शंस पढ़ लेंगे हेलो एरीन्स के, एंड वील एंड दिस चैप्टर इन द अपकमिंग लेक्चर। सो नाउ वी आर बिगिनिंग रिएक्शंस ऑफ हेलो एरीन्स, जहाँ पर पहले आपको हम पढ़ेंगे इसकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, रिएक्शन ऑफ हेलो एरीन्स, जिसमें फर्स्ट पार्ट है बच्चों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सो आपने देखा था कि हेलो एल्कीन्स के अंदर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। सो इम्पॉर्टेंट यहाँ पर भी है, बट यहाँ पर एक बात है कि भाई हेलो एरीन्स के अंदर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बहुत ही कम रिएक्टिव होती हैं। अब इस सब के पीछे बच्चों कुछ रीजंस हैं, वो समझते हैं। बेसिकली 4 रीजंस हैं। आपको अगर लिखने को आता है तो 3 इनफ होते हैं आपके लिए। सो आप बच्चों ध्यान से ये समझो कि वाई हेलो एरीन्स आर लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स this nucleophilic substitution reaction. So I am turning the page
यू प्लीज़ नोट डाउन। सो जो बच्चों पहला रीज़न है वो होता है भाई रेजोनेंस इफेक्ट। वी ऑल नो वेरी वेल कि हेलोएरीन्स के अंदर आपके पास साइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं बेसिकली। तो साइक्लिक कंपाउंड्स के अंदर बच्चों होता है रेजोनेंस इफेक्ट। रेजोनेंस मीन्स कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से रेजोनेंस हो रहा होता है। सो आई एम कंसिडरिंग क्लोरो बेंजीन एज एन एग्जाम्पल टू शो यू रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, तो आपको बच्चों मालूम है क्लोरीन के पास बहुत ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होता है क्योंकि इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग के बाद भी अवेलेबल होते हैं। सो बच्चों ये जो 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनकी नेगेटिविटी के कारण ही देयर इज़ अ कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विद इन दिस बेंजीन रिंग विच अकाउंट्स फॉर दिस रेजोनेंस इफेक्ट। तो आपको पता है कैसे बनता है रेजोनेंस स्ट्रक्चर कि आप पहले एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र करवा दोगे यहाँ पर, उससे होगा क्या कि जब वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा सो वो यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बना देगा, बट वो डबल बॉन्ड यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो कि यहाँ पर आया है वो इस वाले बॉन्ड को रिपेल करता है और इसको तोड़ देता है। ठीक है, और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से टूटा है वो यहाँ पर आकर के आपका सेटल हो जाता है। मतलब समझ रहे हो मेरी बात को क्या होता है। दिस और आई हैड टोल्ड यू इन क्लास 11th। मैं एक बार और आपको रिवाइज करवा देता हूँ आज। बच्चों होता क्या है कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आया, उसने कहा भाई मेरे को तेरे साथ बॉन्डिंग करनी है। देखो बॉन्डिंग होती है 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन था। ये सिचुएशन है अभी फ़िलहाल की, पहली स्टार्टिंग की। तो अब ये कहता है भाई ये वाला इलेक्ट्रॉन कि मैंने आकर के इस वाले के साथ बॉन्डिंग करनी है। सो अगर इसको इससे बॉन्डिंग करनी है तो ये वाला बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, और जब ये बॉन्ड टूटेगा तो आपके पास ये जो इलेक्ट्रॉन है ये यहाँ पर नेगेटिव चार्ज दे देगा और यहाँ पर एक डबल बॉन्ड बन जाएगा। यही इसमें होता भी है कि आपके पास बच्चों होगा क्या कि यहाँ पर तो डबल बॉन्ड बन जाएगा इस Cl के साथ, बट यहाँ पर एक नेगेटिव चार्ज रहेगा और यहाँ का जो बॉन्ड था वो टूट चुका है, तो उसको भूल जाओ। दिस इज़ द सिचुएशन दैट यू हैव विद यू। सिमिलरली आगे भी प्रोसीड करते रहो आप। तो मेरा एम आगे जाने का नहीं है, आगे आपको पता है कैसे आप दिखाते हो रेजोनेंस को। मेरा मेन एम ये है कि बच्चों रेजोनेंस के कारण क्या हुआ कि Cl और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। अब डबल बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। पहली बात ये समझो कि न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को होने के लिए क्या चीज़ चाहिए भाई। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन को होने के लिए चाहिए कि वहाँ पर एक पॉजिटिव सेंटर हो, क्योंकि जब रिएजेंट आएगा तो उसको चाहिए क्या, उसको तो प्लस साइन चाहिए। ही लव्स न्यूक्लियस दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज। तो जब तक क्लोरीन बैठा हुआ है वो तो एक हाउस है, एक घर है नेगेटिव चार्ज का, तो वो आने ही देगा दूसरे न्यूक्लियोफाइल को। सो वो प्रिवेंट करेगा इस रिएक्शन को होने से। और दूसरी बात क्या है कि अगर आपने न्यूक्लियोफाइल लाना है और एक हेलोजन को रिमूव करना है तो ये बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा। अब यहाँ पर तो डबल बॉन्ड है इस C और Cl में, तो डबल बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल होता है। सो दिस इज़ द फर्स्ट रीज़न विच अकाउंट्स फॉर लो रिएक्टिविटी ऑफ हेलोएरीन्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप बच्चों इसके नीचे लिखो, आई एम डिक्टेटिंग दैट C2Cl bond acquires a partial double bond character due to resonance. Full stop. As a result, the bond cleavage in haloarine is difficult, and which accounts for the less reactiveness of haloarenes towards nucleophilic substitution reaction. So I hope कि आप रेजोनेंस से समझ गए कि यहाँ पर एक पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया विच अकाउंट फॉर दी लो रिएक्टिविटी। अब बच्चों अगला रीज़न है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम बॉन्डेड टू हेलोजन। ऐसा क्यों होता है आपको अच्छे से मालूम है कि इस हेलोएरीन के अंदर जो कार्बन लगा हुआ है इस Cl के साथ दैट इज़ sp2 हाइब्रिडाइज्ड, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड वाले कार्बन के अंदर ज़्यादा s कैरेक्टर होता है, और ज़्यादा s कैरेक्टर का मतलब होता है ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो बच्चों अगर वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो इलेक्ट्रॉन को छोड़ना नहीं चाहेगा, अगर इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा नहीं सो बॉन्ड टूटना मुश्किल हो जाएगा, और बॉन्ड बच्चों छोटा बनता है। डिस्टेंस दिस बॉन्ड लेंथ इज स्मॉल फॉर C2Cl in haloarine as compared to haloalkane, which accounts for the less reactiveness of
हेलोवेरिन्स टूवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम इन C2X bond। इसमें लिख देना कि कार्बन एटम अटैच टू हेलोजन इज sp2 hybridized which accounts for the high electronegativity of the carbon atom and therefore the C2X bond is small in length and it is difficult to break a bond with small bond length. So therefore this accounts for the less reactivity of haloalkenes towards nucleophilic substitution reaction. So this was the second point that you can mention in your exam. थर्ड पॉइंट है बच्चों कि जब हम चाह रहे हैं कि इस हेलोएरीन के ऊपर एक पॉजिटिव चार्ज आ जाए, यानी कि वी आर ट्राइंग टू मेक अ कैटायन, वी आर ट्राइंग टू मेक अ फिनाइल कैटायन, बट दिस फिनाइल कैटायन इज हाईली अनस्टेबल, और दिस अनस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन also accounts for the less stability or less reactivity of haloarenes towards nucleophilic substitution reaction. So this is the point number 3, that is instability of phenyl cation. Because nucleophilic कब होगा भाई, जब उसे एक पॉजिटिव सेंटर मिलेगा। पॉजिटिव सेंटर कब मिलेगा, जब एक फिनाइल कैटायन बनेगा। अब क्योंकि यही अनस्टेबल है तो भाई मुश्किल होगा एक फिनाइल कैटायन का बन पाना और एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन का हो पाना। और बच्चों मैंने आपसे अभी पॉइंट नंबर 2 में कहा ही था कि आपके पास जो ये कार्बन है हेलोएरीन्स में, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, दैट इज दे आर इलेक्ट्रॉन रिच, वी ऑल नो वेरी वेल इट एरीन्स आर इलेक्ट्रॉन रिच, सो इट विल बी डिफ़िकल्ट। देखो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन करवाने के लिए आता है एक न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का मतलब होता है कि वो पॉजिटिव चार्ज को लाइक करता है। अब पॉजिटिव चार्ज को लाइक कौन करेगा, जो खुद नेगेटिव होगा। अब मैं कह रहा हूँ कि एक नेगेटिव चार्ज आए एक नेगेटिव हेलोएरीन के पास, भाई ये तो पॉसिबल नहीं है ना, नेगेटिव नेगेटिव तो रिपेल करते हैं एक दूसरे को, और हेलोएरीन बच्चों वी नो इज इलेक्ट्रॉन रिच, सो इट विल बी नेगेटिव, सो देयर विल बी अ रिपल्जन बिटवीन द इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल एंड दिस हेलोएरीन, सो विच अगेन अकाउंट्स फॉर the less reactivity of haloarenes towards nucleophilic substitution reaction. So अगला reason है because of possible repulsion between incoming nucleophile and electron rich haloarene. So बच्चों ये last point था that accounts for the less reactivity of haloarenes towards न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बट इन 4 रीजंस के अलावा भी बच्चों की वजह ये रिएक्शंस टेक प्लेस होती हैं। कल आपको हम दिखाएंगे कैसे रिएक्शंस होती हैं। ये एक आपको बताएंगे कि भाई हम एजेंट लगाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को दूर भगाता है, इस चेन को कम नेगेटिव बनाता है। ओके, वो सब आपको हम बच्चों कल पढ़ाएंगे। आज के लेक्चर के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।